हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर प्रसाद इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें मैं क्लास 10th का साइंस शुरू करने जा रहा हूं। क्लास 10th का साइंस की अच्छी तैयारी एवं कॉम्पिटिटिव टैलेंट विकसित करने के लिए हमने दो व्यवस्थाएं दी हुई है। पहला है अल्फ़ा एग्जाम एक्सपर्ट विज्ञान बुक और दूसरा है प्रत्येक चैप्टर का कंप्लीट टीचिंग वीडियो। अल्फ़ा एग्जाम एक्सपर्ट विज्ञान बुक में बिहार बोर्ड एवं SCERT एवं NCERT के नए सिलेबस के अनुसार सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का इसमें संक्षिप्त नोट उदाहरण के साथ दिए गए हैं और प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले अधिकतम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो पिछले बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे या भविष्य में आने वाले हैं, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं ताकि छात्रों को किसी प्रकार से डाउट नहीं रहे। और इस बुक के ले लेने पर छात्रों को साइंस के नोट्स अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग क्लास 10 के साइंस के फिजिक्स सेक्शन का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम अपने अद्भुत संसार के बारे में, जो रोज़ देखते हैं, दिन प्रतिदिन देखते हैं, बहुत से चीज़ों को हम देख पाते हैं और अंधेरा होते ही उन वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। तो आखिर वह क्या है जो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाती है? तो इसका उत्तर है कि प्रकाश। दिन में सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को हमें देखने योग्य बनाती है। दुनिया की सारी वस्तुएं जिस पर सूर्य का प्रकाश या किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं, प्रकाश को लौटाते हैं, और ये परावर्तित प्रकाश जब हमारे आँखों में पहुंचता है तो हमें उन वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। इसके अलावा प्रकाश से संबंधित अनेक सामान्य तथा अद्भुत घटनाएँ हैं, जैसे बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का सुंदर रंग, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पारदर्शी माध्यम द्वारा प्रकाश के किरणों का मोड़ना, तारों का आकाश में टिमटिमाना, ये सभी घटनाएं जो प्रकाश के अद्भुत गुण के कारण हमें दिखाई पड़ती है। तो हमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि इन गुणों का अन्वेषण अच्छी तरह से हम कर सकें। प्रकाश के गुणों में प्रकाश के पहला गुण है कि प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में गमन करता है और प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक विद्युत घंटी को शीशे के बेलजार में बंद कर दें और उसको चालू करें तो आवाज़ सुनाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश जो है शीशा के द्वारा भी पार हो जाता है, हवा के द्वारा भी पार हो जाता है, और जहाँ वायु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ भी पार हो जाता है, क्योंकि यह क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे हमारे मोबाइल का सिग्नल मिलता है, हम बात करते हैं, लेकिन जब दूसरे जगह पहुँच जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बंद कमरे में भी हम बात कर लेते हैं। उसी तरह से प्रकाश भी है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है, मगर इसमें एक विशेषता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसके मार्ग में कोई वस्तु रखते हैं तो हमें क्या बनता है, छाया प्राप्त होता है। इसलिए कहेंगे कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, मगर फिर भी इसके मार्ग में कोई वस्तु रखते हैं तो क्या बनता है, छाया बनता है। हाँ, निर्वात में गति कर सकता है। अब इसके बाद से है प्रकाश किरण। तो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करता है, इसके गमन को एक रेखा द्वारा दिखाते हैं और इसको हम कहते हैं प्रकाश किरण। यानी कि प्रकाश के गति पथ को, गमन पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं और इसको तीर युक्त रेखा द्वारा दिखाते हैं, जो तीर की दिशा बताता है कि प्रकाश किधर से किधर जा रही है। अगला है प्रकाश किरण के प्रकार, है ना, किरण पुंज के प्रकार। तो सबसे पहले जानेंगे किरण पुंज क्या है। तो किसी भी स्रोत से एक किरण नहीं निकलती है, अनेकों किरण निकलती है, और किरणों का ऐसे समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। सुबह में सूर्य को देखिए तो कई किरणें निकलती हुई दिखाई देती है, तो वह क्या है, अतः किरणों का समूह है जिसे हम कहेंगे किरण पुंज। और किरण पुंज
के गुण के अनुसार उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? तो किसी भी स्रोत से प्रकाश जब फैलती है तो उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे हम आप बल्ब जलाते हैं तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया, तो एक बिंदु से प्रकाश निकला और पूरे कमरे में फैल गया, तो इस तरह से ये फैलने वाला गुण हो गया। यहाँ से निकल कर चारों तरफ फैल रहा है, इसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हो, सभी प्रकार की किरणें एक बिंदु पर मिले तो उसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है समानांतर किरण पुंज। वह सभी किरणें जो एक ही रेखा के समानांतर, जो कहीं एक दूसरे से नहीं मिले, तो ऐसे किरणों को हम कहेंगे समानांतर किरण पुंज। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर का देखिए नाम ही है। हमारा मूल रूप से चैप्टर यहीं से शुरू होता है, प्रकाश के परावर्तन से ही। इसको मिटा देते हैं कि आपको जो है समझने में और हमको समझाने में सुविधा मिले। आइए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम पहले कर चुके हैं, है ना। इस दुनिया की सभी वस्तुएं अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को लौटाते हैं और लौटाने के कारण वो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो किसी प्रकाश स्रोत से, चाहे बल्ब हो चाहे सूर्य हो, उससे आने वाली किरणें किसी वस्तु को पड़ती है तो वह वस्तु प्रकाश की किरण को लौटाता है, और प्रकाश के किरण को लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे किसी बिंदु वस्तु से आने वाली किरणें किसी दूसरे सतह से टकराकर लौटती है, प्रकाश किरणों के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का नियम क्या है? तो इसके लिए 2 नियम हैं और यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार आता है। तो 2 नियम हैं। उस नियम को समझने के लिए पहले ये फिगर को देखें। ये फिगर क्या है? तो MN एक दर्पण है और इस पर जो है प्रकाश किरण किसी स्रोत से आ रही है और आने के बाद इस दर्पण से टकरा के फिर ये लौट रही है। तो जो प्रकाश किरण इस सतह पर आ रही है, आने वाले किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और जो किरण टकरा कर लौट रही है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और इस बिंदु पर एक लंब डाला गया है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ON को क्या कहते हैं? अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। तो अब परावर्तन का नियम क्या है? तो सबसे पहले ये क्या है जी? अगर इसका नाम ए रख दें तो वो क्या है? आपतित किरण है ना। वो भी क्या है? तो परावर्तित किरण। ये अभिलंब हो गया। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा I, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण, और लौटने वाली जो किरण है वह प्रतिबिंब जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है, इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। अब इतना समझने के बाद अब परावर्तन का नियम आसानी से समझ लेंगे। इसमें 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो आपने जाना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और आपतित, दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आइए हम लोग दर्पण के बारे में जानें। दर्पण आप लोग रोज देखते हैं, रोज सहते हैं, संवरते हैं और शीशा में देखते हैं, वही दर्पण है, ठीक है। और आज हम दर्पण का परिभाषा कुछ विस्तृत करने जा रहे हैं। आप जो दर्पण देखते हैं वो भी दर्पण है, मगर दुनिया की सारी वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, लौटाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। तब इसके अनुसार ये बुक जो है वो भी दर्पण है, क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तब हम इसको देख पाते हैं, तो ये भी दर्पण है। तो वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश का परावर्तन करते हैं दर्पण कहलाते हैं। अब
दर्पण को उनके गुण के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण। अब समतल दर्पण की बात करें तो ये दर्पण को ध्यान से देखिए, जिसको आप रोज देखते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण की क्या विशेषता है ना? आते इसका सतह जो है बिल्कुल समतल है, ना उठा हुआ है ना धंसा हुआ है, और इसलिए हम इसको कहते हैं समतल दर्पण। अब इसमें परावर्तक सतह की बात करें समतल दर्पण का, तो ये प्रकाश की किरणों क्या कर रहा है? लौटा रहा है। तो जो लौटाने वाला सतह है ये, है ना, ये परावर्तक सतह समतल है एकदम। किरण इधर आएगा इधर लौटा देगा, किरण इधर आएगा इधर लौटा देगा। तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन हो, जैसे ब्लैक बोर्ड है, वैसे उसको हम कहेंगे समतल दर्पण। दूसरा आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो है, प्रकाश के किरणों को लौटाने वाला सतह जो है आपका धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। ये आपको जो है दिखाने के लिए एक अवतल दर्पण लाए हुए हैं। ये अवतल दर्पण देखिए, इसमें बीच में धंसा हुआ है। तो जो प्रकाश के किरणों को लौटाने वाला सतह है वो धंसा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे हम अवतल दर्पण। ये फिगर को देखिए, ये क्या हुआ? धंसा हुआ है यहाँ पर। और तीसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है? आते ही बीच में उठा हुआ होता है ना। उठा हुआ दर्पण जो है आप रोज देखते हैं, मोटरसाइकिल का जो शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण है। इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा बनता है। मोबाइल का फोटो देखिए, छोटा दिख रहा होगा आपको, कितना हो नजदीक रखेंगे इसमें फोटो बनेगा, न बनने वाला बात नहीं है। लेकिन वही अवतल दर्पण है, इसमें कितना हो नजदीक लाएं तो आपको फोटो नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल नजदीक लाएंगे, है ना, तब आपको जो है प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग को जो है बारी बारी से पढ़ना है, जब पढ़ाएंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ाएंगे। तो अब ये समतल दर्पण का बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है विशेष रूप से कि समतल दर्पण क्या है, इसका गुण क्या है। तो समतल दर्पण उठाइए और उसको जो है अपने सामने रखिए, उसमें फोटो अपना देखिए कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले कि जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा चेहरा दिखाई देगा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरा गुण है कि जितने दर्पण के आगे आप खड़ा होते हैं, प्रतिबिंब उतना ही पीछे आपसे वह बनता है, यानी कि जितना दूर वस्तु आगे पर रहेगा, प्रतिबिंब उतना ही उसके पीछे बनेगा। तीसरा गुण क्या है? अतः समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल काल्पनिक बनता है। आप शीशे के आगे खड़ा होते हैं और आपका प्रतिबिंब क्या होता है? अतः पीछे बनता है। पीछे कुछ है जी? यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको लगता है कि हम उधर पीछे खड़े हैं, मगर पीछे कुछ नहीं है, तो यह प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। चौथा गुण क्या है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका पार्श्व परिवर्तित होता है। अब पार्श्व परिवर्तित क्या है उसको जानना है आपको। तो आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और आपको लगेगा कि उधर से घूम के हम खड़े हुए हैं। दर्पण के सामने खड़े होंगे ना, तो आपको लगेगा हम उधर से उल्टा घूम के खड़े हुए हैं, मगर वास्तविक बात वो उल्टा नहीं होता है। बस जो चेहरा है सामने का वही जो है यहीं पर उलट जाता है, जो ऐसे है उसको ऐसे कर देता है। हमने इसको हम कहेंगे पार्श्व परिवर्तित। इधर वाला इधर नहीं आएगा, जो इधर से साइड में है, जो दाहिने साइड में है, वह उधर से देखेंगे तो हमको लगेगा वो बाएं साइड में चला गया है। लेकिन वास्तविक रूप से अपना यह कान पकड़ें, यह कान छुएं तो इधर वाला कान छुएंगे, यानी कि दायां कान छुएंगे तो लगेगा बायां कान छू रहा है, मगर दायां को ही वह बदल दिया है। इसको हम कहेंगे पार्श्व परिवर्तित। तो समतल दर्पण में यही विशेषता हो गई, 4 या 5, है ना। पहला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, दर्पण के पीछे बनता है, जितना दूर हम आगे रहते हैं उतना ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जितना बड़ा, वस्तु जितना ही बड़ा होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है। उसके बाद से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को इसका एक और नाम दिया गया है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब उसके बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे, अवतल या उत्तल दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या है? एक और परिभाषा देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो या किसी गोले का भाग हो, उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित पद हमको जानना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस दर्पण को ले लेते हैं, कौन सा दर्पण है जी? अवतल है। तो अवतल दर्पण का हम यहाँ से ले लिए, एक अवतल दर्पण ले लिए,
तो ये बना हुआ कैसे, कैसे बना होगा, ये कहाँ से मिला होगा। तो इस अवतल दर्पण को ध्यान से देखिए, ये बीच में धंसा हुआ है, तो इसको चारों तरफ से फैलाया जाए तो एक बड़ा गोला बनेगा। जैसे ये दर्पण बना हुआ है ना, तो इसको हम इसको आर्क लेके एक वृत्त बनाए तो एक गोला बनेगा, है ना। गोला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इस दर्पण का सिरा लेके हम बनाए तो एक गोला बनेगा। या और समझने के लिए आप गेंद देखे हैं, गेंद के आकार का एक कांच ले लीजिए और कांच को टुकड़ा करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, वह गोलीय दर्पण का एक हिस्सा हो सकता है। और उसको जो है क्या कर दिया जाए, आदि इधर बाहर से पॉलिश कर देंगे, और भीतर और धंसा हुआ होती है, हमको बनेगा अवतल दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण में हमने अवतल दर्पण बनाया। यहाँ उत्तल दर्पण का फिगर ले लेते हैं। उत्तल दर्पण में अंदर से रंग देते हैं तो हमको बनेगा उत्तल दर्पण। और इसको भाग को लेके हम अगर वृत्त पूरा करें, यानी कि किसी न किसी गोले का यह टुकड़ा है, और इस जब गोले का टुकड़ा है जिसका कोई ना कोई केंद्र है, और इस दर्पण का जो बीच वाला बिंदु है, उस बिंदु का एक नाम है, इसका नाम है ध्रुव। और जिस गोले का ये भाग है, उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। बहुत छोटा सा परिभाषा है। पहला ध्रुव, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण के मध्य बिंदु को, अगर ये दर्पण है, दर्पण देख रहे हैं, तो इसके बीच वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ध्रुव। और यह दर्पण जिस गोले का टुकड़ा है, यह दर्पण जिस गोले का टुकड़ा है, उस गोले के केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। और इसे सी से सूचित करेंगे, इसका क्या नाम है, वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला दिया जाए, है ना, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। आ से सूचित करेंगे, इसको कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या। या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इसे हम बड़ा आर से सूचित करते हैं। इसके बाद से हम मुख्य अक्ष क्या है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है, रेखा इधर जाए चाहे इधर जाए, है ना, इस रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्लियर हो गया कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब इसमें भी वक्रता केंद्र होगा, इसका भी ध्रुव होगा, इसकी भी वक्रता त्रिज्या होगी, इसका भी मुख्य अक्ष होगा। उत्तल दर्पण का भी हमने ये उत्तल दर्पण बनाया। अब रह गया फोकस। अब आपको फोकस बताना है, तो फोकस समझने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। ये मुख्य अक्ष को समझ गए हैं, है ना। अब फोकस दिखाना है इसको, क्या इसमें फोकस दिखाना है, तो क्या करेंगे हम, इसका परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरणें आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर ये मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। आने वाली किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। बड़ा एक से सूचित करते हैं, इस फोकस को हम बड़ा एक से सूचित करते हैं। अगर उत्तल दर्पण ले लें, तो उत्तल दर्पण में अगर ये किरणें अगर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, तो ये किरणें जो है एक बिंदु है उसके दिशा में लौटेगी। ये किरण लौट रही है ना, इसको बैक में ले जाएंगे तो इसी बिंदु पर मिलेगी। तो उत्तल दर्पण में जो किरणें आती है, आपतित किरणें होती है, और ये जो है लौटने वाली किरणें हैं, ये लौटने वाली किरण है। तो आपतित किरण
और परावर्तित किरण जब पीछे पर बढ़ाएंगे तो प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर काटेगा और यह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। तो गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं दर्पण का फोकस। उत्तर दर्पण में चले तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे किरण जाएगा नहीं, लगेगा कि जा रहा है, इधर से हम देखेंगे तो लगेगा किरण वहां से आ रही है, तो यह बिंदु क्या कहलाएगी? तो दर्पण का फोकस। ये आप फोकस देख लिया। अब फोकस से और इस ध्रुव से बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। ये क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को छोटा ऐसे लिखते हैं। यहाँ भी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी। ये फोकस दूरी हो गया। तो फोकस दूरी समझ गए। आप लोगों का वीडियो बनाना जो है कितना कठिन काम है। पंखा चला दीजिए तो आवाज़ें सुनाई साफ नहीं देगा, और पंखा बंद कर दिए तो गर्मी से परेशानी है। ठीक है, तो हमारे पसीना की चिंता मत कीजिएगा, है ना। पंखा बंद इसलिए हो रहा है और लाइट में काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को जानना है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है, एपर्चर क्या है? तो बहुत ही आसान चीज़ है। ये आपका गोलीय दर्पण है और वो भी उत्तर है, फिगर देख रहे होंगे। तो गोलीय दर्पण का जो घेरा है वृत्ताकार है, और इस वृत्ताकार घेरे के व्यास को यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। तो कोई भी गोलीय दर्पण जिसका बाहरी घेरा वृत्ताकार हो और इसका व्यास को हम क्या कहेंगे? द्वारक। द्वारक क्लियर हो गया? बहुत छोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब आइए हम उस पर है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, आप रोज जो है दर्पण में अपना फोटो देखते हैं, वो जो दिखाई देता है वही प्रतिबिंब है, कुछ नया चीज नहीं है। तो प्रतिबिंब का कहते किसे हैं? तो किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। यह बिंदु है पर प्रतिबिंब बनना, बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पर देखिए, किसी बिंदु वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आप दर्पण देखेंगे तो दर्पण में ये उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब यहाँ पर आएगा, लौट जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। दर्पण उस साइड में जाएगा नहीं, मगर एक काल्पनिक रेखा खींच के हम इसको दिखाते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। जैसे आप शीशा देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं समतल दर्पण में, तो पीछे दिखाई देता है मगर पीछे कुछ होता नहीं है, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वह काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, और जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा उसे हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और वस्तु से छोटा। उसके बाद से वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे दौलत दर्पण ले लीजिए, सूर्य की तरफ दिखाई दे, कहीं ना कहीं सूर्य का फिगर दिखाई देगा, है ना, जिसको हम कहेंगे प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर दर्पण के पीछे कोई पर्दा लगा है तो दर्पण जाएगा नहीं, तो प्रतिबिंब हमारा प्राप्त नहीं होगा। तो ये प्रतिबिंब के गुण के बारे में जान गए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब जान गए। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो किरण आरेख खींचने का नियम है और विद्यार्थियों के लिए बहुत परेशान करता है, उसको हम सीखने जा रहे हैं कि किरण आरेख कैसे खींचेंगे। परीक्षा में आपका प्रश्न आता है और क्या करते हैं आप तो किरण आरेख खींचना नहीं जानते हैं, टेंशन नहीं बता पाते हैं। अगर किरण आरेख खींचना जानते हैं तो बता देंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और किरण आरेख खींचने के मात्र 3 नियम है, बहुत आसान नियम है, आइए समझिए। मान लीजिए कि ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ये भी अवतल है, ये भी अवतल है, और इसके लिए विभिन्न पद आप जानते हैं, ये ध्रुव है, ये फोकस है और वक्रता केंद्र है। तो पहला नियम है कि प्रधान अक्ष के समानांतर
प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। बस इतना ही है। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस के दिशा में परावर्तित होती है, फोकस के दिशा में लौटती है। ये याद रखना। दूसरा है अवतल दर्पण में फोकस से होकर आने वाली किरण, ये फोकस से किरण जा रही है और यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर लौटती है। प्रधान अक्ष के समानांतर, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, यानी प्रधान अक्ष क्या है, ये समानांतर है। और इसमें देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, तो फोकस की दिशा में किरण ये आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ये भी समानांतर हो जा रही है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, समानांतर हो जा रहा है। तो नियम ये है कि फोकस की दिशा में कोई भी किरण आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर होगा, और कोई भी किरण समानांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। तीसरा क्या है, तो जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौटती है। उत्तल दर्पण में आइए, कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो जैसे आती है बिल्कुल उसी दिशा में फिर जो है लौट जाती है, इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इन तीनों नियमों के आधार पर हम वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करेंगे। परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के आगे और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर किरण आरेख खींचना हमारा कंप्लीट है तो किरण आरेख खींच कर हम फोकस को दर्शा देंगे, ये प्रतिबिंब वास्तविक है, काल्पनिक है, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है और जो विद्यार्थी इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ता है वो जरूर बनाता है। तो आइए, पहला हमारा पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण से बहुत दूर वस्तु स्थित हो, जैसे सूर्य है, तारे हैं, वहाँ से जो किरणें आती है तो वो किरणें कैसी होती है, तो समानांतर किरणें होती है, यानी कि अनंत से जो किरणें आती है वो किरणें होती है समानांतर। और जो भी समानांतर किरणें हैं, अभी किरण आरेख खींचने का नियम पढ़े थे कि समानांतर किरण कहाँ से जाती है। पहला नियम पढ़े थे कि समानांतर किरण फोकस से जाती है। दूसरा नियम पढ़े थे कि फोकस से जो किरण आती है, फोकस से जो किरण आती है समानांतर लौटती है। और तीसरा पढ़े थे कि जो वक्रता केंद्र से किरण आती है जैसे आती है वैसे लौट जाती है। बस यही नियम पढ़े थे तीन अवतल दर्पण के लिए। तो उस नियम से समानांतर किरण दोनों कहाँ जाएगी, तो फोकस से जाएगी, ऐसे फोकस से एक किरण लौटेगी। और इस तरह से देखिए ऊपर वाला किरण नीचे आ रहा है, नीचे वाला किरण ऊपर जा रहा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा जब किरण उल्टा चल रहा है, ऊपर वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा उल्टा और एक बिंदु जैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा। और दर्पण के आगे किरणें वास्तविक रूप से काट रही है तो प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक। पहला स्थिति हो गया कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा और वास्तविक होगा। और बनेगा कहाँ, तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये चार चीजें हैं इसमें। दूसरा में देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ये वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ अनंत हो गया और इसके बीच में हम वस्तु का खड़ा करते हैं, तो यहाँ से हम दो किरणें लेंगे, एक समानांतर किरण लेंगे जो फोकस से होकर जाएगा, बहुत आसान चीज है, कोई भारी चीज नहीं है। समानांतर किरण लीजिए, फोकस से उसको पार कर दीजिए। दूसरा वक्रता केंद्र से किरण ले लीजिए, ये वक्रता केंद्र से किरण जैसे जाएगा वैसे लौटेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों किरणें यहाँ पर काट रही है, ये और ये, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना जी, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच।
प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बना? हाँ, तो जब दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक है, और प्रतिबिंब देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ है तो उल्टा भी है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और कहाँ बन रहा है? तो वक्रता के अंदर फोकस के बीच, और वस्तु से ये छोटा बनेगा, छोटा भी बनेगा। तीसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यहाँ पर वस्तु हो ऐसे, तो इससे दो किरण लेंगे, एक समानांतर किरण लेंगे जो फोकस से होकर जाएगा, बिल्कुल जो नियम है वही नियम से चलेंगे। दूसरा एक फोकस से किरण ले लेंगे, तो जो फोकस से किरण लेंगे वह यहाँ से समानांतर चलेगा, और इस तरह से समानांतर के लिए फोकस से लौटा, जो फोकस से लिए वो समानांतर लौटा, और किरण जो है यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ये किरण जो है कहाँ पर मिलेगा? तो वक्रता केंद्र पर मिलेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना? तो वक्रता केंद्र पर, और जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक है ना बनता है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अगर किरण खींचने का नियम मालूम है तुरंत खींच के दिखा देंगे, वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, है ना। इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, और वास्तविक बनेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक है, और दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा होगा, यह याद रखना। आगे देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित, तो यहाँ पर वस्तु को खड़ा कर दें, फोकस पर वस्तु खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ से हम दो किरण लेंगे, एक समानांतर किरण लेंगे, जो समानांतर किरण लेंगे वो फोकस से होकर लौटेगा, और एक वक्रता केंद्र की दिशा में किरण ले लीजिए ऐसे। तो जैसे वक्रता केंद्र किरण जाता है वैसे ही लौट आता है, तो ये किरण आगे बढ़ेगा, और ये किरण देखिए एकदम समानांतर हो रहा है, बिल्कुल समानांतर लौट रहा है। तो समानांतर किरणें कहीं नहीं मिलती है, तो कहाँ मिलती है जी? तो अनंत पर। कहा जाता है कि जो किरणें समानांतर है वो कहाँ मिलती है? अनंत पर। इस तरह से प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा। तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बन रहा है, तो आगे वाला नियम क्या है? तो वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, कैसे बनेगा जी? तो उल्टा। तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा स्थिति देखिए, पांचवा स्थिति सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसका उपयोग जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा होता है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, यहाँ रखें, वस्तु कहाँ रखे हैं हम? तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पर स्थिति क्या होगा? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो एक समानांतर किरण ले लीजिए वस्तु से, ये समानांतर किरण कहाँ जाएगा? या तो फोकस से होकर जाएगा। नियम है हमारा जो समानांतर किरण है वो फोकस से लौटेगा, फोकस से लौटा दिया। दूसरा एक किरण और कहाँ से लिया जाए? तो वक्रता केंद्र की दिशा में ले लीजिए, वक्रता केंद्र की दिशा में किरण ले लीजिए। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण जाता है उसी दिशा में क्या होता है? लौट आता है। उसी दिशा में क्या हो गया? लौट आया। देखिए इधर किरण लौट आया, फल रहा है। अब यहाँ से हम अगर देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये किरणें जो है आगे जाके एक बिंदु पर मिल रही है, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से बड़ा, और कैसा बना? तो सीधा बना। और जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब क्या होगा जी? तो काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और किधर बन रहा है? तो दर्पण के पीछे,
कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। बस यही 4 गुण है। अब हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग में सबसे पहला हजामती दर्पण के रूप में, दाढ़ी बनाने के रूप में या शेविंग दर्पण के रूप में करते हैं। अब इसमें कौन सा दर्पण लगता है, तो बड़ी त्रिज्या वाला अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें जब वस्तु को उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो चेहरे का बड़ा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है, आगे का जो लाइट होता है, या हमारा जो टॉर्च होता है, या जो सर्च लाइट होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उस अवतल दर्पण में बल्ब को कहाँ रखा जाता है, तो उसके अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। और इस तरह से फोकस पर जब बल्ब जलाते हैं तो उससे जो किरणें निकलती है वो समानांतर किरणें निकलती है और दूर तक जाती है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में और सर्च लाइट में या टॉर्च में और अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद से सोलर कुकर है। सोलर कुकर या सौर भट्टियों में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को या ऊष्मा उत्पन्न करने वाली पराबैंगनी किरणों की एक जगह फोकस करती है, जिससे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। और दंत चिकित्सक या डॉक्टर लोग नाक, कान, गले या दांत को स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप अभी देखिए आप अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसके साइज के बारे में पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।